नई बहू के जादुई हाथ। देवी के बेटे राजवीर से हो जाती है, जिसके बाद वह बहू बनकर ससुराल आ जाती है। उसके चेहरे पर खुशी की चमक होने के बजाय एक अलग ही उथल पुथल उभरी हुई थी। तभी उसकी सास शकुंतला कहती है, रुचिका बहू, जल्दी से इस कलश को अपने शुभ कदमों से ससुराल में बिखेर कर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। सुन बहू, शादी ब्याह के भाग दौड़ में तू थक गई होगी। आज रात निश्चिंत होकर नींद पूरी कर ले, क्योंकि असल मायने में ससुराल का सफर तो कल की पहली रसोई से शुरू होगा। खाने के नाम भर से ही बहू बेचारी बड़े खौफ से भर जाती है और आधी रात बिस्तर पर आंखें खोले खुद में फुसफुसा पड़ती है। सासू माँ के मन में अपनी नई बहू के हाथों बने खाने को लेकर कितने अरमान बंधे हैं। पता नहीं कल क्या होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये खौफ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सुबह होने पर रुचिका साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर रसोई घर में पहुंच जाती है। तभी उसकी सास रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, सदा सुहागन रहे। अच्छा सुन बहू, जैसा कि मैंने तुझे कल रात बताया था, तो तू पहली रसोई में पूरी, छोले और मीठे में हलवा बना देना। मैं मंदिर जा रही हूँ। सास के चले जाने पर बहू कहती है, मैं जानती हूँ कि आज के इस खाने के रस्म के बाद माँ जी मुझे घर से चलता कर देंगी, मगर मैं कोशिश करूंगी। बहू माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना बनाने में लग जाती है। तभी उसके दोनों हाथ बिना रुके खुद ब खुद खाना बनाने में चल पड़ते हैं। ये मेरे हाथों को हुआ क्या है? ये खुद ब खुद खाना कैसे बना रही हैं, जबकि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं कि इस खाने में कितना मिर्च मसाले डालने चाहिए। अभी सिर्फ 15 मिनट ही बीते थे, उतने में नई बहू ने अपने हैरत अंगेज हाथों से पहली बार रसोई का खाना बनाकर मेज पर परोस दिया। ये देखकर राजवीर बोलता है, अरे वाह रुचिका, इतने कम समय में तुमने खाना तैयार कर दिया। अरे बहू, इतनी जल्दी खाना बना दिया? तूने कहीं नंबर 1 बढ़ाने के लिए हड़बड़ाहट में अपने हाथों से कच्चा पक्का खाना तो नहीं बना लाई? मगर माँ, खाने की खुशबू तो बड़ी जायकेदार है, खाकर ही तय तकाजा कर लेते हैं ना। फिर बहू अपनी सास और पति को खाना परोसती है, जिसे खाकर सास अपनी बहू के हाथों की वाहवाही करते हुए कहती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। क्या जायकेदार खाना बनाया है तूने, तन मन खुश कर दिया। तेरे हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा बिराजे बैठी है बहू। सास के मुंह से तारीफ सुनकर नई बहू बोलती है, अब मैं माँ जी को कैसे बताऊं कि जिन हाथों ने ये खाना बनाया है वो खुद मेरे बस में ही नहीं थे। नई बहू सारा दिन अपने कमरे में बैठकर हाथों को निहारती है। तभी एक साया उसके सामने आ खड़ा होता है। रुचिका बेटी। माँ आप? अच्छा हुआ जो आप मेरे सामने आ गई। माँ, मेरे हाथों को पता नहीं क्या हो गया, आज रसोई में ये खुद ब खुद खाना बना रहे थे। रुचिका, मैं वही राज तुम्हें बताने आई हूँ। हमारे घराने की बेटियों के हाथों को पुरखों के समय एक वरदान मिला था। कैसा वरदान माँ? दरअसल तुम्हारे दादा परदादा हर महीने की पूर्णिमा को भूखे भिखारियों को खाना खिलाते थे। इसलिए माँ अन्नपूर्णा ने खुश होकर फलस्वरूप ये वरदान दिया कि हमारे घर की बेटी की शादी के बाद पहली रसोई की रस्म में उसके दोनों हाथ नई बहू के जादुई हाथों में बदल जाएंगे। तुम्हारे जादुई हाथ किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अलविदा बेटी। उस रोज से नई बहू रोजाना अपने जादुई हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाया करती। एक सुबह शकुंतला अपनी बहू से बोलती है, अरे रुचिका बहू, जरा यहाँ तो आना। जी सासू माँ, आपने बुलाहट दी? हाँ बहू, वो क्या है, आज ना सुबह से तेरी सास को खीर खाने का बड़ा मन है, बना दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, सास का हुक्म सर आंखों पर। बहू झटपट से रसोई में आ जाती है और अपने जादुई हाथों से बोलती है, चल मेरे जादुई हाथ, दे दो नई बहू का साथ। मेरी सासू माँ को खीर खाना है, तुम जल्दी से खीर का सामान यहाँ स्लैब पर रख दो। इतना कहते ही नई बहू के जादुई हाथ लंबे होकर हवा में लहराते हुए दराज में रखे खीर बनाने के सभी सामान को स्लैब पर बटोर देती है, जिसके बाद बहू के जादुई हाथ खीर बनाना शुरू करती हैं। देखो मेरे जादुई हाथ, खीर का दूध का खौल आ चुका है। अब चावल डालने की बारी। मुझे बताओ, इतने दूध में कितना चावल जाएगा? बहू को उसके सवाल का जवाब मिल जाता है जब उसके दोनों जादुई हाथ 2 अंजुल चावल और 4 मुट्ठी चीनी डालकर पतीले में पका रहे खीर को घुमाने लगते हैं। कुछ देरी के बाद बहू के जादुई हाथ रुक जाते हैं। लगता है खीर पूरी तरह से पककर खाने के लिए तैयार हो गई, इसलिए मेरे जादुई हाथ रुक गए।
फिर बहू एक कटोरी खीर लेकर अपनी सास के पास लाती है, जो मेज पर बैठी हाथ मलते हुए कहती है, अरे वाह बहू, खीर की खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रसोई में रसमलाई पक रही हो। जल्दी से परोस दे, खीर खाने के लिए मेरी जीभ लपलपा रही है। सास बेशुमार खीर खाने की खुमारी देखकर बहू जोर जोर से हंस पड़ती है। तभी खीर की खुशबू से मांद कर मोहल्ले की औरतें शकुंतला के घर में घुस आती हैं। अच्छा अच्छा, तो ये खीर की खुशबू हमारी सखी शकुंतला के घर से आ रही थी। तू तो बड़ी चंट चटोरी निकली शकुंतला, अकेले अकेले ही नई बहू के हाथों का स्वाद चखे जा रही है। ला दे, अब तो ये खीर तो हम सहेलियों की खुराक बनेगी। ये देखकर अपनी सहेलियों के आगे सास के होठ जैसे सिल जाते हैं। बहू सभी को अपने हाथों से खीर परोसती है, जिसे खाकर पड़ोसन बोलते हैं, अरे वाह बहुत खूब नई बहू, तेरे हाथों में तो जादू भरा है। कसम से कहती हूँ, ऐसा लग रहा है कि खीर में अमृत घुल मिला हो। तेरे तो भागे खुल गए शकुंतला, जो इतनी गुणी बहू मिली है। बहू के हाथों के स्वाद के आगे तो बड़े बड़े हलवाई भी फीके पड़ जाएंगे। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली रज्जो, और लाखों में एक बहू मिली है हमारी सहेली को, तभी तो रोजाना इसके घर की रसोई से लजीज स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। नई बहू अपने जादुई हाथों से सास की हर एक पूरी पकवान खाने की ख्वाहिश को मिनटों से पहले पूरा कर देती। फिर एक दिन राजवीर रात को जब घर लौटता है तो अपनी बीवी से बोलता है, रुचिका तुम्हें पता है, तुम जो मेरा टिफिन देती हो ना, ऑफिस का सारा स्टाफ मिलकर उसे सफा चट कर जाता है। इसलिए कल मेरे सीनियर शैलेश सर हमारे घर आ रहे हैं। उन्हें तुम्हारे हाथों का बना इंडियन कॉन्टिनेंटल खाना चखना है। क्या तुम बना पाओगी? हाँ राजवीर, मैं बनाऊंगी, आप उन्हें बुला लीजिए। अगले दिन बहू बाजार से खाना बनाने का सामान खरीद कर लाकर बोलती है, चलो मेरे जादुई हाथ, दो मेरा साथ, क्योंकि आज इस नई बहू को विलायती खाना पकाना है, जिसमें पास्ता, पिज्जा, मोमोज और नूडल्स जैसी चाइना टाउन का खाना है। इसलिए मुझे अपने जादुई हाथों की हेल्प की बेहद जरूरत है। बहू के दोनों हाथ तेजी में सब्जियों की काटा पीटी करके कॉन्टिनेंटल खाना बनाते हैं। एक जादुई हाथ से बहू नूडल्स बनाती तो दूसरे से पास्ता। कुछ देर बाद, शुक्रिया मेरे जादुई हाथ, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। अब फटाफट से मेज पर खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद सभी चाय पीकर बैठकर खाना खाने लगते हैं और तभी राजीव का सीनियर शैलेश कहता है, भाई वाह भाभी, क्या कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है। आप चाहें तो अपने हाथों के स्वाद से बड़े बड़े शेफ की छुट्टी कर दे। मजा आ गया। राजवीर, कल से तुम मेरे मैनेजर बनकर काम करोगे। थैंक यू सो मच सर। सभी जन मिलकर बहू की बड़ाई कर रहे थे, मगर बहू मन ही मन अपने जादुई हाथों का शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया मेरे जादुई हाथ, तुमने ससुराल में पहले दिन से ही मेरी हेल्प की। तुम्हारे नपे तुले मिर्च मसाले से भरपूर खाने के स्वाद नहीं, मेरे रिश्तों में मिठास घुल चुका है। नई बहू के हाथों के जादू से शकुंतला हर घर में पहचानी जाने लगी। अब राजवीर का पद भी ऊंचा उठ गया और ये केवल नई बहू के जादुई हाथों के भरपूर स्वाद के मेल मिठास से नामुमकिन हो सका। भिखारी ननद भाभी बनी करोड़पति। दौलतपुर गांव में चेताली और मिताली नाम की ननद भाभी रहा करती थी। मिताली का पति प्रवीण कपड़ों का थोक व्यापारी था, जो बड़े बाजार में होलसेल में कपड़े बेचा करता था। उनका जीवन कम में भी खुशी के साथ रहा करता था। ननद भाभी में बहनों जैसा प्यार था। चैताली, जरा दरवाजे पर देखो तो तुम्हारे भैया कहाँ रह गए? नहीं भाभी, भैया दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर चैताली सुर्ख लाल साड़ी में सजी धजी हुई रसोई घर से बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी चैताली मुस्कुराते हुए कहती है, बेचारी मेरी भाभी, इतने घंटे लगाकर मेरे भ्राता श्री के लिए सजी धजी, लगता है भैया के आने तक आपके चेहरे का मेकअप मात दे जाएगा। चैताली, आज के दिन तो अपनी भाभी को मत सताओ। अरे भाभी, आज का दिन तो बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन तो ठीक 3 साल पहले हम दोनों भाभी और ननद के नाते में बंधी थी। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे माँ जैसी भाभी मिली। चैताली अभी ऐसा कही रही थी कि अचानक तेज आंधी तूफान उठ जाता है और बिजली की गड़गड़ाहट पूरे गांव में नगाड़े की नाई गूंज उठती है। ये देखकर मिताली घबरा कर कहती है, ये अचानक से मौसम को क्या हो गया, जाने प्रवीण कहाँ रह गए। मिताली अभी ऐसा कही रही थी, तभी फोन की घंटी पूरे घर में गूंज उठती है। चैताली झट से फोन उठाती है। तभी वह कुछ ऐसा सुनती है कि फोन झुंझलाहट के साथ उसके हाथों से छूट जाता है। क्या हुआ चैताली, फोन पर कौन था? भाभी, भैया। इतना कहने के बाद दोनों ननद भाभी
भरी बरसात में नंगे पांव दौड़ती भागती हुई एक सड़क पर पहुंचती हैं, जहां खड़ी भीड़ को चीरते हुए वह देखती हैं कि प्रवीण बिजली की तारों में मरा पड़ा है। प्रवीण का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ देर बाद बरसात तो थम जाती है, मगर ननद भाभी के आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं लेते। 2 दिन बाद ये सब क्या हो गया भाभी? भैया हमसे दूर क्यों चले गए? शायद भगवान को हमारी खुशियां खल रही थी चैताली, इसलिए तो उसने क्षण भर में हमारे हंसते खेलते घर परिवार को क्षणभंगुर कर दिया। ऐसा कहते हुए ननद भाभी का दर्द उदास आंखों से फूट पड़ता है। तभी उनके दहलीज पर रईस रायचंद दस्तक देते हुए बरसाती बादल की तरह गरजते हुए कहता है, अरे ओ चैताली मिताली, कहाँ हो दोनों? बाहर आओ। इतनी भोर सवेर कौन हो सकता है? चलकर देखते हैं चैताली। अगले ही पल, अरे रायचंद साहब, आप यहाँ? हाँ मैं। प्रवीण ने मुझसे कपड़ों के कारोबार के लिए लाखों रुपए का कर्ज लिया था। ससुरा सूद ब्याज दोनों खाकर मिट्टी में मिल गया। अब उसकी भरपाई तुम दोनों ननद भाभी करोगी। चलो उठाओ अपनी गठरी और निकलो यहाँ से। इतने बेरहम ना बनो रायचंद जी, हम ननद भाभी के पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? जाओ, जाकर किसी मंदिर की सीढ़ी पर हाथ पसार कर भीख मांगो, दोनों ननद भाभी। बेघर हुई ननद भाभी आंखों में आंसू लिए नंगे पांव निकल पड़ती हैं। आंसू पोंछ लो भाभी, आपको याद है भैया हमेशा कहते थे आंसू बहाना बुज़दिली है। ऐसा कहते हुए दोनों ननद भाभी काम की आस में लोगों का किवाड़ खटखटाने लगती हैं, मगर हर ओट से उन्हें निराशा ही मिलती है। ढलते सांझ के साथ उनका ढांढस घटना शुरू हो जाता है। भूख से छनछनती हुई ननद भाभी एक दूसरे को निहारती हुई बोलती हैं, देखो भाभी, सूरज ढल गया है और मुझे भूख भी लगी है। वो देखो चैताली, वहाँ मंदिर में बड़ी भीड़ लगी है। शायद कोई धनी व्यक्ति भंडारा करा रहा है। चलो चलते हैं। भूख से छछनती हुई दोनों ननद भाभी भिखारियों के संग भीड़ की कतार में लग जाती हैं। काफी देर बाद उन्हें खाना मिलता है। दोनों ननद भाभी भिखारियों के बीच बैठी खाना खाने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों ननद भाभी भिखारियों के भीड़ में मिल जाते हैं। भगवान के खेल भी कितने अजीब हैं ना भाभी, जब चाहता है राजा को रंग और जब मन चाहे करोड़पति को भी भिखारी बना देता है। देखो आज हम दोनों ननद भाभी भी भिखारी बन गई। हाँ चैताली, भगवान इंसानों को अपने इशारों पर जब चाहे कठपुतली की तरह नचा सकता है। अब देखो ना, बेरोजगारी और भूख की मार ने आज हम दोनों ननद भाभी को भी इस मंदिर की सीढ़ियों से मिला दिया। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भिखारी बनकर अपना जीवन यापन करती हैं। तभी एक रोज रायचंद उस मंदिर में आता है। सभी भिखारियों की भीड़ उसे घेर लेती है। फिर जैसे ही रईस रायचंद की निगाह भिखारी ननद भाभी पर पड़ती है, वह हंसी उड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों ननद भाभी की दशा तो बड़ी निराली हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी भविष्यवाणी तुम ननद भाभी को भिखारी बना देगी। देखो कैसे चिथड़ों में जिंदगी काट रही हो तुम। राम राम, कैसे बुरे दिन आ गए तुम्हारे। रायचंद अपनी रईसी के रुझान दिखाकर दोनों ननद भाभी को नीचा दिखाता है, जिस कारण भिखारन ननद भाभी की आंसू से भरी आंखें डबडबा जाती हैं। समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भीख मांग कर अपना पेट भरती थी। फिर एक दिन एक गाड़ी मंदिर के पास से गुजरती है, जिसमें सवार एक शख्स कहता है, सुनो सुनो सुनो, बढ़ती हुई भीषण सर्दियों के कारण सरकार का आदेश है कि अगले 1 माह तक सभी हॉल्ट बाजार से लेकर मंदिर बंद रहेंगे। सभी श्रद्धालु और भक्तजनों से अनुरोध है कि अपने घर में रहें। ऐलान सुनकर भिखारी ननद भाभी झुंझला उठती हैं। शब्द मानो उनका साथ छोड़ देते हैं। तभी वह कहती हैं, अब क्या होगा भाभी? मंदिर के द्वार बंद पड़ने से हम ननद भाभी तो दाने दाने के घटी के चलते भूखे मर जाएंगी। काफी देर सर खपाने के बावजूद भी भिखारन ननद भाभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। भूख के कारण उनका चेहरा बेहद फीका पड़ जाता है, मगर पूरा गांव मानो गहरे सन्नाटे में सोया था। सिसियाते दर्द लहजों में जूझती हुई भिखारन ननद भाभी के कदम खाने के कौर के लिए कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं, जहां पड़ी सूखी रोटियां देखकर उनकी आंखों में एक ललक उभर आती है और वह उन रोटी पर लपक पड़ती हैं। तभी चैताली की नजर एक चमकती हुई पर्ची पर पड़ती है। भाभी, ये कूड़ेदान में कैसी पर्ची है? अरे चैताली, इस कूड़े की च में बघार के सिवाय क्या होगा? तुम खामखा सर मत खपाओ। मगर भाभी, ये तो कोई लॉटरी की टिकट लगती है। इसके पीछे लॉटरी की टिकट बेचने वाले का पता भी दर्ज है।
ये देखकर दोनों ननद भाभी के आंखों में एक आस उजागर हो जाती है, जिसके बाद भागती हुई उस पते पर पहुंचती हैं जहां रॉबिन नाम का एक शख्स लॉटरी की टिकट बेच रहा होता है। उसके चारों ओर बड़ी भगदड़ मची होती है। वह जैसे ही उसे लॉटरी की टिकट दिखाती है, रॉबिन खुशनुमा अंदाज में कहता है, बहुत बहुत बधाई आप दोनों ननद भाभी को। भैया आपकी पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। रॉबिन के मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर दोनों ननद भाभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 5 करोड़? भाभी, मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि हम दोनों करोड़पति बन गई। रॉबिन की सहायता से ननद भाभी की लॉटरी की रकम मिल जाती है, जिसके बाद वह रायचंद के कर्ज के बड़े बोझ को चुकता करके अपना घर वापस पा लेती हैं और उस मिट्टी पर एक आलीशान बड़े से घर की नींव रखती हैं, जहां ऐशो आराम की सभी चीज मुहैया होती है। और मुंडेर पर खड़ी पूरे गांव को निहारती हुई कहती हैं, देखो भाभी, एक बार फिर हम ननद भाभी के भले दिन आ गए हैं। अब हमें अपनी पेट की आग बुझाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगना पड़ेगा। हाँ चैताली, अब हमें दर दर की ठोकर खाते हुए भूखे प्यासे ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा और ना हमारे पाँव को पत्थर से ठेस लगेगी। इस तरह भिखारन ननद भाभी का जीवन अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। दुख जितना बड़ा हो, उसका प्रतिफल उतना ही बेहतर होता है। कल तक जो नंद भाभी भीख पर निर्भर थी, आज वह भिखारियों को निष्दिन खाना बांटती नजर आती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।